हेलो दोस्तों, मैं एग्जाम क्वालिटी में आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चे। जैसा आप सभी को पता है कि आपके 10,000 क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की उनकी सीरीज चल रही है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो हमने करा एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करा है। क्या करा है बच्चे? एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करा हड़प्पा सभ्यता से। फिर उसके बाद में हम वैदिक संस्कृति पे आ गए थे, फिर मगध का उदय आ गए थे, फिर बौद्ध एंड जैन धर्म आ गए थे। और जो आज टॉपिक रहेगा आपका मौर्य साम्राज्य का रहेगा बच्चे, ठीक है ना। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। और हम क्वेश्चन के साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे न्यू हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलो बच्चे क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कदम, ठीक है। तो सबसे प्राचीन कौन सा था बच्चे इनमें? मौर्य। मौर्य के कब था? 323 से लेकर 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। उसके बाद में कौन सा आया? पहले नंबर पे ये था, फिर दूसरे नंबर कड़ब ये आ गया, और तीसरे नंबर पे कौन सा था? कुषाण, ठीक है ना। तीसरे पे कौन सा था? कुषाण। इनका जो टाइम पीरियड है 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व, कण्व का और कुषाण का दोनों का। देन उसके बाद में आया चौथे नंबर पे गुप्त वंश। तो भैया कौन सा हो जाएगा भाई तुम्हारा पहला सबसे आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देखो, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जानते थे हम? तो वो था बच्चे मौर्य राजा अशोक। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, मौर्य राजा अशोक। जो मौर्य सम्राट अशोक ने ना स्वयं अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी भी कहा है, अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा है। और इनका जो राजाभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और दक्षिण भारत में प्राप्त मास की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे बच्चे। मास की दक्षिण भारत से कहाँ से? दक्षिण भारत से प्राप्त है ये मास की और गुर्जरा। गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम तो मिलता है अशोक, ठीक है। और पुराणों में इसका नाम मिलता है अशोक वर्धन। तो ये तो गुर्जरा मास्की में और गुर्जरा में अशोक मिलेगा, और पुराणों में इसका नाम क्या है? पुराणों में अशोक वर्धन। तो दोनों नाम याद रखने हैं आपको, तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट आंसर कर दो बच्चे। क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? तो ये फैला था बच्चे हिंदू कुश पर्वत तक। हिंदू कुश पर्वत तक। अगर मैं बात करूं तो पश्चिम में कहाँ तक फैला था? ये ईरान फारस तक। पश्चिम में तो ईरान फारस तक फैला हुआ था, ठीक है ना। और पूर्व में बात करूं तो बंगाल तक फैला हुआ था। और उत्तर में बात करूं तो ये कश्मीर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बता रहा हूँ मैं आपको। और उत्तर में कहाँ तक? कश्मीर तक फैला हुआ था। और दक्षिण में कहाँ तक बच्चे? उत्तरी कर्नाटक यानी कि मैसूर तक फैला हुआ था। कहाँ तक? मैसूर, उत्तरी कर्नाटक। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य फैला हुआ था वो हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था, यानी कि पश्चिम में ईरान तक, फारस तक, और उत्तर में कश्मीर तक, पूर्व में बंगाल तक, और दक्षिण उत्तरी कर्नाटक तक यानी कि मैसूर तक। क्लियर बच्चे? तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करना बच्चे, फटाफट आंसर करिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो बच्चे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है बच्चे प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी। प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था, ठीक है। राजतंत्र का उद्देश्य निरंकुश कल्याणकारी राज्य स्थापित करना था। गेट इट? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है बच्चे। सभी को फटाफट आंसर कर दीजिएगा। वो कह रहा है आर्यभट्ट और बरामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग में के साथ संबंधित है? किस युग में थे ये? थे बच्चे आपके क्या आर्यभट्ट और बरामिहिर सुविख्यात किस किस टाइम पीरियड में थे ये? तो ये थे बच्चे गुप्त वंश में। किस में थे? गुप्त वंश में थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य
ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित थे, इतना ध्यान रखेंगे। इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते और 9 रत्नों में से ये दोनों हैं, 9 रत्नों में से ये दोनों हैं, ठीक है। आर्यभट्ट को तो क्या बोला जाता है, गणितज्ञ बोला जाता है। और बराहमिहिर को क्या बोला जाता है, तर्कशास्त्री और एक खगोलज्ञ भी बोला जाता है, ठीक है ना। तर्कशास्त्री और एक खगोलज्ञ। तो बहुत बार पूछा गया है ये आर्यभट्ट और बराहमिहिर सुविख्यात नाम किस युग से हैं, तो गुप्त वंश से हैं, ठीक है ना। किसके टाइम में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसके 9 रत्नों में से 2 हैं। और इसको आर्यभट्ट को गणितज्ञ और बराहमिहिर को क्या बोला जाता है, तर्कशास्त्री और एक खगोलज्ञ बोला जाता है बच्चे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसका आंसर करना है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था बच्चे, 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखो जब अशोक के ये कहाँ से मिलता है कलिंग के युद्ध का वर्णन, अशोक का जो शिलालेख है ना 13वें शिलालेख में से मिलता है। कौन सा, 13वें शिलालेख में मिलता है ये जो कलिंग के युद्ध का वर्णन जो मिलता है, ठीक है ना। जब उसका 8वें राज्याभिषेक पे ये लड़ा गया था, आठवां जो राज्याभिषेक हुआ था अशोक का वो 261 में हुआ था ईसा पूर्व में, तभी ये युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में ना भारी नरसंहार हुआ था और इस नरसंहार से उसने क्या नाम है, अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ के फिर धम्म नीति यानी कि धर्म नीति को अपना लिया था, ठीक है। उसके बाद में फिर इस पे कलिंग पर नंदवंश का राज्य था, उसमें उस टाइम पे जब ये कलिंग का युद्ध हुआ था तो वहाँ पूछ लिया जाता है तो कलिंग पर किसका राज्य था, तो वहाँ पे किसका था बच्चे, वहाँ पे नंदवंश का राजा राज कर रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, तो कलिंग के युद्ध से आया था। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी युद्ध में इसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति यानी कि धर्म नीति को अपना लिया था। और ये वर्णन मिलता है इसका 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे फटाफट आंसर, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया था, तो वो संत कौन सा था जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया था बच्चे, तो वो थे उपगुप्त। कौन, उपगुप्त, ठीक है ना। कलिंग के युद्ध के बाद मैंने बताया था, कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति यानी कि धर्म नीति को अपना लिया था। और अशोक को ना बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और उसी बौद्ध धर्म में दीक्षित बौद्ध विद्वान भिक्षु उपगुप्त ने किया था। दीक्षा किसने दी थी, इन्हें उपगुप्त ने दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है बच्चे। इसमें क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, तो बच्चे वो था कौन, मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज था, ठीक है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर यानी कि जो सिकंदर का सेनापति था और उसके पूर्वी साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी था, ठीक है। आप सभी जानते होंगे सेनापति था सेल्यूकस निकेटर किसका, सिकंदर का, ठीक है ना। उसने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी बच्चे, इंडिका लिखी थी। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछी जाती है, इंडिका लिखी थी। और इंडिका में किस चीज का वर्णन है, तो मौर्यकालीन व्यवस्था का विवरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दो फटाफट। इसमें क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो बच्चे वो तो सभी जानते हो कौटिल्य ने करी थी, ठीक है ना, चाणक्य ने। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी, चाणक्य बोल सकते हो। इनका दूसरा नाम क्या है, चाणक्य, और एक क्या है कौटिल्य, और एक क्या है विष्णुगुप्त। तो 3 नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। आचार्य को कितने 3 नाम से, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अर्थशास्त्र की जो एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, ये अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, ठीक है। और इन्होंने अपने सिद्धांतों के बारे में भी राजनीति सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है सभी को। एक सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, बच्चे सभी जानते हो कहाँ हुआ था, झेलम नदी के तट पर हुआ था। झेलम का दूसरा नाम क्या है, बितस्ता है। और यूनानी में इसका नाम क्या है, हाइडेस्पीड, ठीक है ना।
हाइडे स्पीच के नाम से भी जानते हैं इसे, तो इसे तीनों नाम से जानते हैं बच्चे, झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध होता है। ठीक है ना, तो ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, अलेक्जेंडर सिकंदर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट आंसर बच्चे। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है ना। कब हराया था बच्चे? 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। कब करा था? 305 ईसा पूर्व में पराजित करा था। बाद में इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी, फिर वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना, किसको? हेलेना की शादी कर दी थी, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है, फटाफट कर दो। सिकंदर के मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया था? सेल्यूकस निकेटर के, पहले बता चुका हूं मैं, सेल्यूकस निकेटर के। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु लगभग हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। और झेलम का युद्ध कब हुआ था? सिकंदर पोरस के 361 ईसा पूर्व में। तो इसकी मृत्यु हुई थी लगभग 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी बच्चे? बेबीलोन में हुई थी, बेबीलोन में। ठीक है, मृत्यु पूछ लेता है, बेबीलोन में होती इस। ठीक है। और इसकी मृत्यु के बाद में साम्राज्य का बंटवारा हो गया और जो पूर्वी भाग था वो सेनापति सेल्यूकस निकेटर के कब्जे में था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करना है। इसमें क्या कह रहा है? बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो वो था बच्चे तक्षशिला का विद्रोह था। किसका था? तक्षशिला का। ठीक है ना। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्य दान से पता चलता है कि वहां पर तक्षशिला में दो विद्रोह को दमन करने के लिए उन्होंने पहली बार अशोक को भेजा था और दूसरी बार सुसीम को भेजा था। पहली बार अशोक को भेजा था, दूसरी बार सुसीम को भेजा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना है। वो क्या कह रहा है? निम्न में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो बच्चे कौन नहीं है? अजात शत्रु नहीं है। ठीक है। बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया। अजात शत्रु क्या था? अजात शत्रु तो हर्यक वंश से संबंधित है। किससे? हर्यक वंश से संबंधित है ये। ठीक है ना। और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी और बिंबिसार क्या था? हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था और इसे पितृहंता भी बोला जाता है अजात शत्रु को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो सबसे पहले भारत कौन आया था बच्चे? मेगास्थनीज आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, जो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और इसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना है सभी को। क्या कह रहा है? निम्नलिखित सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? तो वो कौन थी बच्चे? करुबाकी। कौन थी? करुबाकी थी। ठीक है। कौन थी बच्चे? करुबाकी थी। तो सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी करुबाकी से बहुत ही प्रभावित थे ये। ठीक है ना। और ये अशोक की दूसरी पत्नी थी और इनसे तथा और ये किसकी माता थी? मतलब इनसे बेटा कौन उत्पन्न हुआ था? राजकुमार तेवर। राजकुमार तेवर की माता थी ये। ठीक है। ये एक मछुआरे की लड़की थी। कौन थी? एक मछुआरे की पुत्री थी। और अशोक के जो उत्कीर्ण कराए गए शिलालेख हैं उसमें इसका वर्णन मिलता है, बाकी किसी पत्नी का नहीं मिलता है। कारुबाकी का मिलता है शिलालेख में, बाकी किसी का नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लेता है किस पत्नी का उल्लेख मिलता है उसके शिलालेख में? तो कारुबाकी का, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही निकाला था। यूनानियों को परास्त करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? वो करा था शुंग वंश ने करा था। किसने करा था? शुंग वंश ने करा था। देखो, मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था भद्रथ था। कौन था? भद्रथ। और भद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग और पुष्यमित्र शुंग ने उसकी 185 ईसा पूर्व मृत्यु कर दी। किसकी? भद्रथ की। और वो उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। और इस वंश का जो अंतिम शासक रहा था वो था देवभूति था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। इसमें क्या कह रहा है? अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? तो वो करा था बच्चे धर्म महापात्रों को भेजकर। ठीक है ना। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 14वें वर्ष
राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य क्या था, जनता में धम्म प्रचार करना तथा कल्याणकारी करना आदि ये काम थे। अगला क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करना है बच्चे फटाफट सभी को। किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो मैंने बताया था कौन सा शिलालेख था, 13वां था। कौन सा शिलालेख था बच्चे, 13वें में ये वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करना है सभी को, फटाफट कर दीजिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बच्चे मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, पाटलिपुत्र स्थित थी। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के शासक उदयन ठीक है ना, अजातशत्रु का बेटा था। देखो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा था उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र में। ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र में किसने बनाई थी, उदयन ने बनाई थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पहले ही बसा चुका था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था बच्चे? तो आप सभी को पता है बिंदुसार बैठा था। कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग कर दिया। ठीक है ना, और फिर बाद में वो जैन मुनि भद्रबाहु से धर्म की दीक्षा ली, और श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में पूछा जाता है। तो कहाँ हुई थी ये? श्रवण बेलगोला में। ये ध्यान रखेंगे। कब? श्रवण बेलगोला कहाँ है? मैसूर में। 298 ईसा पूर्व में उन्होंने उपवास रखा, उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग करा। ठीक है, और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को किसके नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके शासनकाल में ना, बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस तथा डायनोसिस 2 विदेशी राजदूत आए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2 विदेशी राजदूत डायमेकस और डायनोसिस किसके शासनकाल में आए थे? तो मौर्य साम्राज्य का जो शासक था बिंदुसार, उसके शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट आंसर बच्चे। मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? तो स्थानिक क्या था? जिला प्रशासक इकाई थी एक। ठीक है ना, ये 10 गांव का एक मुखिया होता था, ऐसे समझ लो। ठीक है, जिले का प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोला जाता है? शासक। वही क्या था? स्थानिक था। ठीक है, समाहर्ता के ये अधीन रहता था, और स्थानिक के अधीन गोप होते थे। ये किसके? देखो, जो ये स्थानिक था ये तो समाहर्ता के नीचे रहता था, और इसके नीचे कौन रहते थे? गोप रहते थे। ठीक है, और इसके अधिकार में 10 गांव आते थे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करना है। चाणक्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य किससे जाना जाता है बच्चे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य और विष्णुगुप्त से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 26 का करना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था बच्चे? 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में हुआ था। और चंद्रगुप्त की डेथ कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में हुई थी। उपवास रखने के बाद में शरीर त्यागा था। ठीक है ना, और इन्होंने मगध पे जो शासन करा था 24 वर्ष तक शासन करा था, और इनका जो जन्म हुआ था पटना के बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कहाँ? बिहार में हुआ था। ठीक है, और इनकी बहुत बड़ी कहानी भी है एक। और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को ना एक तो सैंड्रोकोटस और एंडोकोटस भी बोला के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना याद रखना आप। चंद्रगुप्त के अन्य नाम क्या थे? सैंडोकोटस और एंडोकोटस के नाम से जाना जाता है। और जो सर्वप्रथम ऐसे सैंडोकोटस किसने बोला था? विलियम जोन्स ने बोला था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार किसका था? हर्यक वंश की। मगध साम्राज्य पे सबसे पहला जो वंश का स्थापना करा, हर्यक वंश का करा, वो किसने करा? बिंबिसार ने करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का। घटोत्कच 290 ईसा पूर्व से लेकर 305 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो ये किसका था बच्चे? गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ध्यान रखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, और उसका उत्तराधिकारी यानी कि पुत्र घटोत्कच था। ठीक है, परंतु गुप्त
वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। जब वहाँ मतलब इतिहास में सर्च करते हैं तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ही मिलता है। इसका उत्तराधिकारी था किसका, श्रीगुप्त का घटोत्कच, जिसका टाइम पीरियड था 290 ईसा पूर्व से लेकर 305 ईसा पूर्व। तो बच्चे ये थे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का था क्वेश्चन थे। अब अगला जो टॉपिक आएगा आपके लिए जल्दी आएगा बच्चे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये क्वेश्चन आपके सामने मैं पूरा चैलेंज के साथ डाल के रहूँगा बच्चे। 10,000 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 40,000 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री का उत्तर मौर्य काल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना, और एग्जाम क्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।